हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एजे क्लासरूम में। आज इस लेक्चर में हम लोग डायमेंशन एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे। ये लेक्चर डायमेंशन एनालिसिस का थर्ड लेक्चर है। अगर कोई किसी स्टूडेंट ने अभी तक पहला और दूसरा लेक्चर नहीं देखा है तो पहले उन दोनों को थॉरोली देख ले, उसके बाद इस लेक्चर पे आए, क्योंकि इसमें हम डायरेक्ट डायमेंशन एनालिसिस के एप्लीकेशन के बारे में स्टडी करेंगे कि जो 3 एप्लीकेशन हम लोगों ने डिस्कस किया है उसमें थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एप्लीकेशन है वो क्या है कि किसी 2, 3, 4 अगर इस तरीके के फिजिकल क्वांटिटीज हैं और उनके बीच में अगर हमें रिलेशन फाइंड करना है तो हम कैसे फाइंड करते हैं। ओके बच्चों, स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये चैनल पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन हमने लिया है, क्वेश्चन को देखते हैं, पहले समझते हैं, फिर उसके बाद उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और इसी में हम इसका मेथड भी सीखेंगे, तो बने रहिए। देखिए क्या कह रहा है, द वेलोसिटी ऑफ वी ऑफ साउंड, साउंड की वेलोसिटी के बारे में बात कर रहा है। थ्रू ए मीडियम मे बी एज्यूम्ड टू डिपेंड ऑन, यानी वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या है, डिपेंड कर रहा है एक फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है, डेंसिटी पर, मीडियम के डेंसिटी डिपेंड कर रहा है, और दूसरा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पर। अब उसने ये बता दिया कि जो एक फिजिकल क्वांटिटी है वेलोसिटी v, वो डिपेंड कर रहा है रो पर और दूसरा डिपेंड कर रहा है e पर। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहां पर एक प्रोपोर्शनल का साइन लगा सकते हैं। अब आपके दिमाग में ये सवाल पैदा हो सकता है कि सर अगर आपने प्रोपोर्शनल लगाया है तो इसका मतलब जिस तरीके से डेंसिटी इंक्रीज करेगा वैसे ही वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, लेकिन इसके बताने में ये कहीं इन्होंने क्लेरिफाई नहीं किया कि ये प्रोपोर्शनल होगा, हो सकता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी हो। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, इस पॉसिबिलिटी को लेते हुए अब रो की पावर x कर देंगे। इससे क्या होगा, अगर x में x के वैल्यू नेगेटिव आ गई तो इसका मतलब v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रो हो सकता है, v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रो हो सकता है अगर x पावर -1 आ जाए, और x पावर +1 होगा तो हमने जो एज्यूम किया वो सही माना जाएगा। दूसरा टर्म क्या है कि हो सकता है v डायरेक्टली जो है लीनियर प्रोपोर्शनल ना हो रो के, बल्कि v रो के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो। तो इस तरीके से सारी पॉसिबिलिटीज इसमें एज्यूम हो जा रही है, इसलिए यहां पर एज्यूम क्या किया जाता है, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो एंड v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e, और दोनों की पावर हम x y एज्यूम कर लेंगे। इस तरीके से हर क्वेश्चन में हमें करना है। अब अगर इन दोनों को कंबाइन किया जाए तो v को अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा दिया जाए तो यहां पर एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होगा जिसे प्रोपोर्शनली कांस्टेंट कहेंगे। अब उसके बाद क्या होगा, रो की पावर x एंड e की पावर y। इस तरीके से ये इक्वेशन हमें हर क्वेश्चन में एज्यूम करना पड़ेगा। अब यहां पर मैंने 2 फिजिकल क्वांटिटीज लिया है, रो एंड e। अगर वो थर्ड कहता तो हम क्या करते, उसकी आगे इंक्रीज कर देते और उसके पावर x हो गया, y हो गया, वहां पर की पावर क्या हो जाता, z हो जाता। इज इट क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर क्या है कि यहां पर ये इक्वेशन हमारे पास आ चुका है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों साइड यहां पर इसके डायमेंशन को यहां पर फिल करेंगे। तो क्या करेंगे, डायमेंशन क्या होगा, v का डायमेंशन क्या होगा, lt-1, क्योंकि वेलोसिटी है, ये हो गया lt-1। देखिए k हमने एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लिया हुआ है तो उसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। बात करते हैं रो की, तो रो का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, यानी m अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम में 3 साइड होंगे यानी कि 3 लेंथ, तो l³ होगा और ऊपर लेके जाएंगे तो हो जाएगा l-3। इसके पावर भी कितना है, x। देखिए मैं आपको फिर से समझा रहा हूं, रो डेंसिटी है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास का m होगा और डेंसिटी वॉल्यूम में 3 साइड होंगे, 3 साइड का मतलब 3 लेंथ और 3 लेंथ का मतलब l³। अब ये चूंकि नीचे अपॉन में था, ऊपर जाकर के l पावर -3 हो जाएगा और ऑलरेडी इसका पावर x है तो हमने पावर x लिख दिया। अब ये है यंग्स मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सेकेंड लेक्चर में जो डायमेंशन एनालिसिस का है, हमने वहां पर डायमेंशन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का किस तरीके से फाइंड किया वो वहां मैंने सिखाया है, आप उस वीडियो में वहां से देख सकते हैं। तो इसका जो डायमेंशन होता है m l-1 t-2 और इसका पावर है y।
तो ये इस तरीके से यहां आ गया। अब हम क्या करेंगे, इन सारे ब्रैकेट को ओपन कर देंगे। जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, m पावर 0 l t माइनस 1 लिख सकते हैं, है ना। आगे देखिए यहां पर क्या है, m के पावर x है, तो यहां ले लिया हमने m के पावर x और l के पावर माइनस 3x हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इनटू यहां m के पावर y, m पावर y एंड l के पावर माइनस 1 है और यहां y है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा l के पावर माइनस y, देन t के पावर हो जाएगा माइनस 2y। अगर किसी को समझ में ना आया हो तो इस वीडियो को थोड़ा सा बैक करके वो देख ले उसे। ठीक है, अब यहां पर देखिए, यहां पर 2 बार बेस में m है, 2 बार l है, हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके इसको एक बार करते हैं, तो यहां हो जाएगा m के पावर 0 l t माइनस 1, तो m इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा m x प्लस वाई, देन l पावर ऐड हो जाएंगे 3x माइनस 3x माइनस y, और t अकेले हैं तो t का पावर हो जाएगा माइनस 2y। अब देखिए हमारे पास एक इक्वेशन आ गया, ये यहां पर देखिए इधर भी mlt है, इधर भी mlt है, तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों का जो बेस अगर कॉमन हो, सेम हो, तो पावर को इक्वल कर सकते हैं, पावर को कंपेयर कर ले, ऑन कंपेयरिंग पावर ऑन बोथ साइड। तो अगर देखिए अगर m का पावर क्या है 0, इधर m का पावर x प्लस वाई, तो ये हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वेशन सेकेंड। उसके बाद क्या है, इधर है माइनस 3x माइनस वाई इज इक्वल टू, इधर है l के पावर 1 माना जाएगा, तो ये हो गया 1, इक्वेशन थर्ड। एंड फोर्थ पे देखा जाए, इधर क्या है माइनस 2y टी का पावर माइनस 2y, इधर है टी का पावर माइनस 1 टी का पावर माइनस 1। तो यहां से देखिए ये इक्वेशन अगर हम फोर्थ भी कह दें तो यहां से देखिए माइनस माइनस कैंसिल, और y इज इक्वल टू क्या आ गया 1/2, एक वैल्यू आ गया। अब अगर y इज इक्वल टू 1/2 यहां रखें तो x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगा 1/2, और ये क्या आएगा, माइनस में आएगा, माइनस 1/2। तो हमने क्या किया, x और y की वैल्यू को फाइंड कर लिया। फिर से देख लीजिए आप किस तरीके से हमने किया। हमने पहले प्रोपोर्शनल लिया, प्रोपोर्शनल लेने के बाद क्या किया, उनको कंबाइन कर दिया, कंबाइन करने के बाद उनका डायमेंशन फिल कर दिया, डायमेंशन फिल करने के बाद बेस को मल्टीप्लाई करके एक जगह लेके आए और दोनों साइड कंपेयर करके उनके पावर की वैल्यू को फाइंड कर लिया। अब ये x और y की वैल्यू को क्या करेंगे, हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। तो जब इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू k, यहां पर k है, और यहां पर है रो के पावर x, और x की वैल्यू कितनी आई है माइनस 1/2, तो रो के पावर माइनस 1/2, देन e के पावर y, e और y की वैल्यू कितनी आई है 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2। अब देखिए इक्वेशन कैसे बन सकता है, k e के पावर 1/2 अपॉन रो के पावर 1/2, क्योंकि माइनस है तो मैं अपॉन में गया, तो हम इसको अंडर रूट के फॉर्म में लिख सकते हैं, अंडर रूट e अपॉन रो। अब देखिए यहां हम कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, ये इसका डिसएडवांटेज है इस मेथड का, कि हम इसके थ्रू एक इक्वेशन डिराइव तो कर सकते हैं, लेकिन जो कांस्टेंट हमने एज्यूम किया है उसकी वैल्यू को फाइंड नहीं किया जा सकता। ये वैल्यू फाइंड किया जा सकता है अगर हम कोई प्रैक्टिकल मेथड ले लें, कोई प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट करें, तो वहां से उसको फाइंड किया जा सकता है। आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके स्टूडेंट, चलिए हमारे पास एक और अच्छा सा न्यूमेरिकल है, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आपके सीबीएसई में 1999 में आया हुआ है। आइए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए सॉल्व करने में आप भी पहले ट्राई किया करिए, इस वीडियो को पॉज कर लीजिए और वहां पर क्या करिए, पेन और कॉपी ले लीजिए, इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। नहीं सॉल्व होता है तो उसके बाद हम लोग तो हैं ही फिर इसके आगे। चलिए, कह रहा है एज्यूमिंग दैट द फ्रीक्वेंसी न्यू ऑफ ए वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग डिपेंड्स अपॉन द लोड F, यानी ये एक फिजिकल क्वांटिटी न्यू है, ये किस पर डिपेंड कर रहा है, लोड F पर, उसके बाद स्ट्रिंग लेंथ L पर और मास पर यूनिट लेंथ M पर। तो फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए कह रहा है। तो सिंपल सा, जैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्या करेंगे, न्यू
न्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पहली क्वांटिटी कौन सी है f, और उसका पावर क्या हो जाएगा x एज्यूम कर लेंगे। ऐसे ही न्यू सेकंड क्वांटिटी कौन सी है l, इसका पावर y एज्यूम कर लेंगे। एंड थर्ड क्वांटिटी क्या है न्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, इसका पावर z एज्यूम कर लेंगे। अब जैसे इसको कंबाइन करना होगा तो न्यू इज इक्वल टू, जब कंबाइन कर रहे हैं और इक्वल टू लगा रहे हैं तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहां पर इंट्रोड्यूस कर देंगे k। अब इसके वैल्यू कैसे पता चलती है, किसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता कर सकते हैं। अब यहां क्या होगा f के पावर x, l पावर y, m टू पावर z, ये हमारे पास इक्वेशन आ गया, मेन इक्वेशन। हम इस इक्वेशन को फर्स्ट कह देंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या करना है। दोनों साइड में इनका डायमेंशन को पुट करना है, दोनों साइड डायमेंशन को पुट करना है। तो न्यू क्या होता है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इसका यूनिट देखा जाए तो होता है पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम का मतलब 1/t होगा। तो इसका डायमेंशन होगा t की पावर -1, जब t ऊपर लेके जाएंगे तो पावर -1। k कांस्टेंट है, उसका डायमेंशन रखने की जरूरत नहीं, कोई होता ही नहीं। f क्या है फोर्स, फोर्स का मैंने कहा था बार बार कि हमें कुछ डायमेंशन ऐसे हैं जो कॉमन है, उन्हें अपने टिप पर एकदम पूरी तरीके से याद कर लेना है, ठीक है। अगर किसी को नहीं पता है तो डायमेंशन एनालिसिस का पहला और दूसरा लेक्चर देखे, वहां पर उसको मिल जाएगा। तो इसका डायमेंशन होता है MLT-2। यहां पर देखिए इसका पावर है, पावर क्या होगा x, आगे l का क्या होगा लेंथ और पावर y, ठीक है। ये है m। अब यहां पर देखो स्टूडेंट गलती कर सकते हैं, m है तो मास होगा, नहीं, यहां देखिए उसको एक्सप्लेन कैसे किया गया है, उसको एक्सप्लेन किया गया है यहां पर मास पर यूनिट लेंथ, यानी m/l है ये। तो m/l है तो ये होगा ml-1, क्योंकि l जो नीचे था वो ऊपर जाएगा, और पावर हमने क्या लिया हुआ यहां पर z कॉमन ले लिया हमने। अब क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा t-1, और यहां होगा m टू द पावर x, l टू पावर x, t और माइनस t पावर -2x। इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो l टू पावर y, यहां हो जाएगा m पावर z इंटू l पावर -z। अब बच्चों क्या करेंगे, अब इसके बाद हमारा काम है कि इसको यहां पर MLT को इंट्रोड्यूस करना, m और l को भी। तो यहां m और l तो है नहीं, तो दोनों को पावर 0 ले लेते हैं इंट्रोड्यूस करने में, और t के पावर -1। आगे देखो, देखो यहां m है और यहां भी m है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक जगह ले आएंगे। तो यहां जब m मल्टीप्लाई कर दिया तो दोनों को पावर क्या होते हैं भाई, मल्टीप्लाई करने में पावर क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा x प्लस जेड, x प्लस जेड। बहुत ध्यान से समझो, आगे क्या है l, ये हो गया l, और यहां पर भी l और यहां पर भी l, तो तीनों कंबाइन करो तो x प्लस y माइनस z हो गया। आगे देखो t है और t अकेले ही है, ये साहब तो अकेले ही रहते हैं अक्सर, तो t के पावर -2x, यहां पर ये आ गया। हम इसको जरा एक लाइन से ड्रॉ कर लें। अब देखो क्या करना होता है, याद करो क्या करना है, पावर को कंपेयर करना है, क्योंकि बेस दोनों साइड सेम है। तो ऑन कंपेयरिंग पावर बोथ साइड, ठीक है। तो यहां देखो इक्वेशन बनेगा, इक्वेशन हम यहां लिखते हैं। यहां देखो पहले m का पावर है x प्लस z इज इक्वल टू m का पावर इधर 0, इक्वेशन 2 बन गया, ठीक है। अब दूसरी बार इधर देखते हैं, इधर है l का पावर x प्लस y माइनस z, इधर हो जाएगा l का पावर 0, इधर भी है। तो ये हो गया हमारा थर्ड इक्वेशन। एंड फोर्थ क्या आएगा, -2x, -2x इज इक्वल टू, इधर t है पावर -1। अब देखो यहां से इसको सॉल्व करना है, बहुत आसान है, माइनस माइनस कैंसिल, यहां x इज इक्वल टू आ जाएगा, x इज इक्वल टू, ये 2 इधर लेके जाएंगे तो 1/2, एक आंसर फाइंड कर लिया हमने। अब x इज इक्वल टू 1/2 है, पहले इक्वेशन पुट करो तो क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू 1/2, यहां होता है इधर जाएगा -1/2, दूसरा वैल्यू फाइंड कर लिया, ठीक है। अब देखो y को फाइंड करना है तो सेकंड वाले को देखो,
यहां पर x इज इक्वल टू क्या रख दें, 1/2 रख दो, चलो, और y ऐसे ही रहने दो, और माइनस की जगह, माइनस z की जगह 1/2, तो यहां माइनस है, माइनस की वैल्यू रखे हो जाएगा +1, तो ये हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू 0। अब देखो 1/2 ऐड होकर के 1 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू क्या होगा, -1, उधर जाकर के माइनस हो जाएगा। अब क्या करना है, सिंपल सा वही एक्स वाई जेड फाइंड करते ही जो पहला इक्वेशन था वैल्यू पुट कर दो इसमें, तो हम क्या करेंगे, न्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के ऐसे ही रहने दो, एफ के पावर एक्स, एफ के पावर एक्स के वैल्यू है 1/2। दूसरा क्या है, एल टू द पावर वाई, यहां लिख दो एल, और वाई डूडो कहां है, ये रहा -1, और है एम के पावर जेड, तो ये हो जाएगा एम के पावर जेड डूडो -1/2। ठीक है, देखो अब इसको कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, के तो ऐसे ही रहा बाहर। अब यहां पर देखो ये -1 है, तो इसको अपॉन नीचे ले चले जाओ, और ये 1/2, लेकिन ये नीचे जाएगा तो ये हो जाएगा √f/m। देखो सही लग रहा है, तो इसको जरा सही करके लिख दें, न्यू इज इक्वल टू k/l √f/m। अब देखो ये बात ध्यान रखना हमें कि जो k कांस्टेंट है इसकी वैल्यू हम नहीं फाइंड कर सकते इस मेथड के थ्रू। ठीक है, चलो नोट कर लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं, और अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। चलो बच्चों एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है, ए प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन इन नियरली सर्कुलर ऑर्बिट एंड इट्स पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन t डिपेंड्स अपॉन। तो जो फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड कर रही है वो t है, किस पर डिपेंड कर रही है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट r पर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, पावर वैसे ही x एज्यूम कर लेंगे। दूसरा फिजिकल क्वांटिटी है m, तो t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, क्या एज्यूम करेंगे, पावर y। एंड थर्ड क्या है, थर्ड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g। देखो एक नया टर्म आया, हो सकता है इसको डायमेंशन के कई लोगों को न पता हो, तो हम क्या करेंगे उसको भी सीख लेंगे आज। तो t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू g, और पावर मैंने मान लिया z। कंबाइन करेंगे तो t इज इक्वल टू एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर दिया। आगे क्या है, r के पावर x, और r के पावर x, उसके बाद m के पावर y, और g के पावर z। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं बच्चों, यहां पर इसमें डायमेंशन पुट करते हैं दोनों साइड। तो ये तो टाइम पीरियड t है, तो इसका डायमेंशन सीधे सीधे t हो गया। k का कोई डायमेंशन नहीं रखना, r एक रेडियस है, रेडियस मतलब लेंथ, तो ये हो गया l के पावर x, या ब्रैकेट के ऊपर रखो l के पावर x, इस तरीके से रख दिया। दूसरा ये है क्या है, रेडियस ऑफ r, मास m ऑफ द सन, तो मास की जगह भी क्या होगा, m ही आएगा, पावर y। अब आ जाते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसका डायमेंशन लोगों को याद नहीं रहता। चलो कोई बात नहीं, वैसे मैंने पहले लेक्चर में ये बताया भी है कैसे रखा जाता है, लेकिन मैं यहां पर आपको फिर से सिखा दे रहा हूं। तो सबसे पहले देखो फॉर्मूला लिख लिया करो, F इज इक्वल टू g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। g का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इसको इधर लेके जाएंगे तो f इंटू आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल m लो, क्या बड़ा m ले, m1 m2। चलो फटाफट डायमेंशन रखो, f का होता है फोर्स का ml/t-2, r होगा लेंथ, और स्क्वायर है तो l स्क्वायर अपॉन 2 बार मास है तो m स्क्वायर। क्या हो जाएगा, m ऊपर गया तो m की पावर -1 बचेगा, l क्या हो जाएगा, l क्यूब, और t के पावर -2 आ गया। चलो यहां रख देते हैं, तो यहां हो जाएगा m के पावर -1, l क्यूब, t के पावर -2। ये हो गया हमारा डायमेंशन, हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं इसको मिटा देता हूं, थोड़ी जगह बना लेते हैं। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, तो t इज इक्वल टू l के पावर x, m के पावर y, यहां देखो क्या होगा, अच्छा यहां पावर z है, भूलना नहीं, m के पावर -z, l के पावर 3z, और t के पावर -2z। अब ये तो करने आता होगा ना, जब पावर ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये पावर इस पावर से मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, अब यहां क्या करते हैं, बेस एक साथ ले आते हैं। अच्छा यहां m भी इंट्रोड्यूस कर देते हैं, तो m के पावर 0, l के पावर 0, t के पावर 1 है।
यहां देखो m पहले लिख देते हैं, पहले m लिखते हैं, तो यहां दो जगह m है, तो ये हो जाएगा y माइनस जेड, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे l कितनी जगह है, एक दो, एक जगह x है, दूसरी जगह x प्लस 3z हो जाएगा। अब दूसरी जगह क्या है, t है, तो ये साहब तो अकेले ही अक्सर आते हैं, माइनस 2z। ये आ गया हमारा इक्वेशन। अब बात आ गई कंपेयर करने की, तो ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयर करेंगे तो इधर m का पावर 0, इधर y माइनस जेड, तो y माइनस जेड इज इक्वल टू 0, पहला इक्वेशन। दूसरा l का पावर x प्लस 3z, तो x प्लस 3z इज इक्वल टू y l का पावर 0, तो ये 0 ही रहेगा। अच्छा ये इक्वेशन 2 है, हमने इसको इक्वेशन 1 कहना है, भूल जाते हैं यार, और ये होगा इक्वेशन 3। अब यहां पर क्या है, t के पावर 1, इधर t के पावर माइनस 2z, माइनस 2z इज इक्वल टू t के पावर 1। ये हमारा चौथा इक्वेशन बना, लेकिन इसी से हम आंसर फाइंड कर ले रहे हैं। देखो z इज इक्वल टू माइनस, सॉरी माइनस नहीं, हाँ माइनस 1/2 एक आ गया। अब इस z की वैल्यू कहां रख दिए जाए, इसमें रख देते हैं, तो ये हो जाएगा, देखो माइनस 1/2 रखेंगे तो हो जाएगा प्लस, लेकिन फिर उधर जाएगा, फिर हो जाएगा माइनस, तो माइनस फिर से 1/2, ये आ गया। अब इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहां से x प्लस 3z की वैल्यू माइनस 1/2 पुट कर दिया, इज इक्वल टू 0। यहां हो जाएगा x माइनस 3/2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3/2, ये आ गया हमारा, ठीक है, x इज इक्वल टू 3/2, ये आ गया। अब वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें, ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं, तो पहले इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा t इज इक्वल टू k पावर क्या है r, पावर r। अब r के पावर क्या आ रहा है, 3/2, r के पावर 3/2। ये थोड़ा गड़बड़ हो रहा है लग रहा है, यहां पर चेक करते हैं इसको जरा। तो देखो यहां पर t इज इक्वल टू r का पावर हमने x रख दिया, दूसरा क्या है m, यहां है m का पावर है y, तो y की वैल्यू कितनी आई है, माइनस 1/2। और तीसरा क्या है g, कैपिटल G, और g के पावर है z की वैल्यू है माइनस 1/2, तो माइनस 1/2, ठीक है। देखो यहां से t इज इक्वल टू सिंपल थोड़ा कर लेते हैं, k पावर 3/2, और चूंकि ये दोनों पावर माइनस है नीचे ले चले जाते हैं, तो m का पावर 1/2 और g का पावर 1/2। अब देखो क्वेश्चन में करना क्या है, क्वेश्चन में इसने फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए नहीं किया, बल्कि ये शो करने के लिए कहा कि टी स्क्वायर जो है आर क्यूब का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ये हमें शो करना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहां तो टी स्क्वायर है और हमारा क्या आ रहा है टी, तो क्या करें, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो इधर भी हमने स्क्वायर कर दिया और इधर भी स्क्वायर कर दिया, के आर की पावर 3/2, m का पावर 1/2, g का पावर 1/2 का स्क्वायर। अब देखो जब ब्रैकेट हटाएंगे तो जब स्क्वायर से क्या होगा, 2 से इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो t स्क्वायर क्या आएगा, t स्क्वायर, हमें पूरा इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां क्या बचेगा, ये 3/2 है, मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो क्या होगा, सिर्फ 3 बचेगा, यानी कि ये r के पावर 3 के प्रोपोर्शनल है। समझ गए, नहीं समझ में आया फिर से मैं समझा रहा हूं। हम क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर लेंगे, और स्क्वायर करने के बाद जब ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सारी क्वांटिटी में, तो जैसे ही r में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3/2 है और ये पावर 2 है, मल्टीप्लाई करते ही 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा r के पावर 3, और यही तो हमें प्रूव करना है, r के पावर 3। तो यहां से साफ दिख गया कि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब, ठीक है। चलो नोट कर लीजिए, फिर अगला एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो बच्चों एक और क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है। अक्सर स्टूडेंट लंबा क्वेश्चन देख के डर जाते हैं, तो जो लंबा होता है वो टफ नहीं होता, ये बात याद रखिए, है ना। हम पढ़ेंगे, अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत आसानी से इसे सॉल्व कर लेंगे। चलिए देखते हैं। रेनॉल्ड नंबर nr, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ये इसने ऑलरेडी बता दिया कि इसका कोई डायमेंशन नहीं होता। डिटरमाइंस द कंडीशंस ऑफ लेमिनार फ्लो ऑफ विस्कस फ्लूइड। देखिए ये टॉपिक आपने पढ़ा नहीं होगा, ये विस्कस फ्लूइड और नॉन विस्कस फ्लूइड क्या होता है।
अभी आप 11th के फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट किए हैं, अभी आगे आने वाले चैप्टर्स में मैं आपको ये पढ़ाऊंगा कि विस्कोसिटी क्या होता है, ठीक है, उसको और अच्छी तरह से हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। अभी यहां पर जितनी जरूरत है बस उतना जानेंगे कि रेनॉल्ड नंबर एक नंबर होता है जिससे हम ये क्लियरिफाई करते हैं कि जो फ्लूइड का फ्लो है वो लेमिनार है या टर्बुलेंट है, ठीक है। तो यहां पे सिर्फ इसका हम नाम जानते हैं और जो कि डायमेंशन लेस है। फिर क्या कह रहा है, ये डिपेंड किस पे कर रहा है, डेंसिटी रो पर डिपेंड कर रहा है, उसके बाद एवरेज स्पीड वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, एंड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा, इसको बोलते हैं ईटा, ईटा ऐसे लिखते हैं ईटा, ठीक है। आपके लिए ये नया टर्म है, अभी आप फिजिक्स में जब आगे बढ़ेंगे तो समझ जाएंगे पूरा। तो इन तीन पे डिपेंड कर रहा है। चौथा टर्म एक और उसने दिया है कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी, डायमीटर पे भी डिपेंड कर रहा है। आगे उसने कहा कि ये फॉर्मूला आप डिराइव करिए और उसके बाद उसने ईटा का यूनिट भी बता दिया। ओहो, काम तो आसान कर दिया। अगर ईटा का यूनिट पता है तो उसका डायमेंशन भी हमें पता हो जाएगा। चलो फौरन फटाफट स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं, एन आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, पहले क्या है भाई, डेंसिटी रो तो पावर एक्स, उसके बाद एन आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, वी, वी की पावर वाई, और फिर एन आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा के पावर जेड, ठीक है। तीन टर्म हो गए। उसके बाद क्या है आगे क्वेश्चन, डायमीटर डी, तो एन आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी। अब एक्स वाई जेड यहां पावर ए ले लेते हैं, ठीक है। या देखो यहां पर और सिंपल करते हैं, कंफ्यूज ना हो, तो हम सबका पावर लेते हैं ए बी सी डी, ठीक है। अब कंबाइंड जो फॉर्मूला लिखें तो क्या होगा, एन आर इज इक्वल टू के रो के पावर ए, वी के पावर बी, ईटा का पावर सी एंड डी के पावर स्मॉल डी, ठीक है। हमारा इक्वेशन फर्स्ट ये बन गया। अब क्या रखना है भाई, डायमेंशन रखना है। चलो फटाफट डायमेंशन रखते हैं इसमें यहां पर। तो एनआर का क्या होगा, डायमेंशन लेस है। जब डायमेंशन लेस है तो हम क्या लिख सकते हैं, एम पावर 0, एल पावर 0, टी की पावर 0, के का डायमेंशन नहीं। आगे क्या है, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, यानी एम एल के पावर -3 के पावर क्या है, ए है। आगे है वेलोसिटी, यानी एल टी -1 के पावर बी। आगे ईटा, ईटा का डायमेंशन देखो हम इसके यूनिट से पता करेंगे। यूनिट क्या है, केजी पर मीटर सेकेंड, तो केजी का हो गया एम अपॉन मीटर का लेंथ और इसका टाइम, तो ये हो गया एम एल -1 टी -1। तो यहां पर रख लिया हमने एम एल -1 टी -1 के पावर सी, ठीक है। और आगे क्या है, कैपिटल डी, यानी ये डायमीटर यानी कि लेंथ, तो ये हो जाएगा एल के पावर स्मॉल डी। ये आ गया हमारा। अब देखो ब्रैकेट ओपन करते हैं फटाफट जल्दी से। तो m के पावर 0, l पावर 0, t के पावर 0, ये होगा m के पावर a, l के पावर -3a, यहाँ होगा l के पावर b, t के पावर -b, m के पावर c, l के पावर -c, t के पावर -c, ठीक है। और आगे ये हो जाएगा l के पावर d। अब क्या करना है हमें, अब हमें करना होगा कि इसमें सबको कंबाइन करते हैं, ठीक है। अब सबको क्या करें, कंबाइन कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करते हैं, गर्मी बहुत हो रही है, m पावर 0, l पावर 0, t के पावर 0। अब यहाँ देखो पहले m को सबको मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसके पावर है a, और ढूंढो कहीं m, ये रहा m मिल गया, के पावर +c हो गया, ठीक है। अब दूसरा m कहीं नहीं है तो आगे लेते हैं l के पावर है -3a, आगे ढूंढो ये +b और l -c, ये तो बहुत है, और फिर l +d, हाँ कई सारे मिल गए, ठीक है। और फिर t यहाँ पर देखो, यहाँ तो 0 है, ये क्या, अच्छा यहाँ तो वैसे ही है, हाँ इधर t, ये रहा t और इधर t, तो t के पहले है -b और दूसरा t है -c, तो यहाँ है -c, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, पावर को कंपेयर कर लेंगे। तो पावर कंपेयर करेंगे तो इक्वेशन बनाएंगे। तो m का पावर 0, तो a + c = 0, इक्वेशन 2। इधर है -3a + b - c + d =
इधर है पावर 0 तो इक्वेशन 3, और इधर है माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू यहाँ टी का पावर भी 0, तो ये हो गया इक्वेशन 4। अब देखो हमारे पास क्या हुए, 3 इक्वेशन आ गए। अब हम इसको सॉल्व करेंगे और वैल्यू फाइंड करेंगे। अब देखो बच्चों, इसमें यहां पर हमसे एक गलती हुई। गलती क्या हुई, हमने क्वेश्चन को सही से पढ़ा नहीं। उसने क्या कहा, गिवन दैट एन आर इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल डी। हमने क्या किया कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगाया, लेकिन पावर को डी लगा दिया, स्मॉल डी। इसकी जरूरत ही नहीं थी, उसने तो सीधे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डी कहा था, ऐसे थोड़ी कहा था कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। याद करो लेक्चर के स्टार्ट में मैंने ये कहा था कि हम पावर क्यों लगाते हैं, ताकि हमें ये कंफर्म नहीं होता कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए हम पावर लगाते हैं। तो यहां हमें पावर लगाने की कोई जरूरत नहीं है। एक करेक्शन यहां करेंगे, दूसरा करेक्शन यहां भी कर देंगे, स्मॉल डी का पावर नहीं होगा। जब यहां करेक्शन हो गया तो यहां स्मॉल डी भी नहीं होगा, और यहां पर भी स्मॉल डी नहीं होगा। अब जब हम इसको ऐड कर रहे हैं तो जहां डी आया था स्मॉल डी, वहां पर क्या होना चाहिए, +1। देखो यहां पर एल का पावर 1 था तो +1 होना चाहिए। अब इस इक्वेशन में भी क्या होगा, +1 इज इक्वल टू 0। अब देखो सॉल्व करते हैं। जब सॉल्व करेंगे तो यहां पर देखो ये 2 इक्वेशन है, इन दोनों को अगर हम सॉल्व करें तो क्या आ सकता है, अगर हम दोनों खाली ऐड कर दें, इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देते हैं, तो यहां है -3a, नीचे 3a तो है नहीं, तो -3a, और ये +b -b, तो +b -b कैंसिल हो गया। आगे -c तो -2c, और आगे क्या है, +1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से क्या बना, -3a -2c, -3a -2c +1। तो इसको लिख लेते हैं -3a -2c इज इक्वल टू +1, उधर ले जाएंगे तो -1। अब इस इक्वेशन को इसके साथ रखते हैं, तो यहां a और c है, यहां भी a और c है, तो किससे मल्टीप्लाई कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें और ऐड कर दें, तो यहां हो जाएगा 2a + 2c इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखते रहिएगा ध्यान से, अगर दिक्कत होगी तो वीडियो को थोड़ा पीछे कर लीजिए और समझ लीजिएगा। अब यहां से ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो गया, यहां आ जाएगा -a इज इक्वल टू -1, a इज इक्वल टू 1। देखो समझ में आ रहा, a इज इक्वल टू 1। अब a की वैल्यू यहां पर इसमें रखेंगे तो क्या आ जाएगा, c इज इक्वल टू -1। ठीक है, दूसरा वैल्यू आ गया। अब b की वैल्यू फाइंड करना है तो इसी इक्वेशन में आ जाओ, इस इक्वेशन में तो क्या है, -3 इंटू a कितना होगा 1, प्लस b माइनस c, तो -c की वैल्यू -1 +1 यहां ऑलरेडी है, इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा -3 प्लस b +1 +1 इज इक्वल टू 0। तो ये देखो 2 हो गया, और माइनस कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, -1, उधर जाएगा +1, तो b इज इक्वल टू 1। हमारे पास ये 3 वैल्यू आ चुकी हैं, a की वैल्यू, c की वैल्यू और b की वैल्यू। अब इसको क्या करेंगे हम आगे, इसमें देखो बच्चों ये 3 वैल्यू हमने फाइंड कर दिया, a, b और c। हमें क्या करना होता है, फर्स्ट इक्वेशन में से पुट करना होता है। तो थोड़ा इसको डिलीट कर देते हैं क्वेश्चन को ऊपर से, और फिर अपना सॉल्यूशन यहां पर लिख लेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए जब वैल्यू रखेंगे तो फॉर्मूला क्या था हमारा, एन आर इज इक्वल टू के था, और क्या था आगे रो का पावर a, तो रो का पावर a वी वैल्यू कितनी 1, रखने की जरूरत नहीं। आगे इंटू वी के पावर b कितना है भाई 1, चलो 1 तो है ही। आगे क्या है ईटा का पावर c की वैल्यू कितनी है -1, ये -1 रख देते हैं। आगे क्या है d, कोई पावर तो है ही नहीं, इसका पावर 1 है। ठीक है, अब ये क्या देखो सॉल्व करने के लिए क्या कहा था, हाँ ये देखो ये कहा था उसने, एन आर रो वी डी के अपॉन ईटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो हम क्या करें, के हटा दें, के हमने तो वैसे ही रखा था, के हटा दें तो क्या हो जाएगा, रो वी डी और ईटा का पावर -1 है तो वो नीचे आ जाएगा। क्या हुआ, ये हमने प्रूफ कर दिया। तो देखो बेटा हम लोगों ने आज बहुत अच्छे क्वेश्चन लगाए डायमेंशन एनालिसिस पर। ठीक है, और ये डायमेंशन एनालिसिस का मेन और इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है इक्वेशन को डिराइव करना, फॉर्मूला ड्राइव करना या रिलेशन फाइंड करना। ये तीनों तरीके से पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में आता है, 11th के फाइनल एग्जाम में भी आता है, और आप 12th बाद जब
बोर्ड के बाद आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे, चाहे जेई, आईआईटी, जेई मेंस में बैठे या नीट के पेपर दें, तो वहां भी आपको इसका क्वेश्चन जरूर मिलेगा। ये लेक्चर थर्ड था डायमेंशन एनालिसिस का। इसके बाद एक लेक्चर हम और करेंगे जिसमें हम अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल जो कि मेंस में, एडवांस में और नीट में आए हुए क्वेश्चन हैं, सिर्फ उन पर ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे, उनको सॉल्व करेंगे। तो बने रहिए हमारे लेक्चर के साथ, एजे क्लासरूम के साथ, और इसको सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए। ओके, ऑल द बेस्ट।